नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि मेहनत सफलता की कुंजी होती है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मेहनत के साथ संगठन की मजबूती भी चुनावी जंग में सफलता की कुंजी होती है और ये बात सभी सियासी पार्टियां भी समझ चुकी हैं। यही कारण है कि संगठन को नई धार देने की कवायद तेज है। एक तरफ बीजेपी की कमान नितिन नवीन को दी गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 11 साल बाद संगठन को ताकत देने की कवायद शुरू कर दी है। आज मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति में साल 2026 बेहद महत्वपूर्ण साल है। देश में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और किसी भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों के संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने संगठन को ताकत देने में जुटी हुई है। बीजेपी की कमान अब नितिन नवीन संभालेंगे, जो कि बीजेपी के अब तक के सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये फैसला देश के युवाओं को साधने में मददगार साबित होगा। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि हरियाणा बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस विजय रथ को नितिन नवीन जी और तेज गति देने का काम करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन जी के पास प्रशासनिक अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव भी है। नितिन नवीन जी ने अलग अलग पदों पर देश के विभिन्न राज्यों में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया है। बिहार के अंदर लगातार 5 बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, प्रशासनिक अनुभव भी नितिन नवीन जी के पास मजबूती से है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से मिलेगा। मैं आज नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा हाथ से जाने के बाद कांग्रेस ने भी संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। 13 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक ये प्रशिक्षण चलेगा और 21 जनवरी को राहुल गांधी खुद इस ट्रेनिंग कैंप में पहुंचेंगे। जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की कमान राव नरेंद्र को सौंपी गयी। हरियाणा के और उत्तराखंड के 2 प्रदेशों को जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उसमें एक्सपर्ट्स भी आए हैं, नेता भी आए हैं, उनसे बात करी है और उनके सवाल पूछे हैं, उनके जवाब दिए हैं, ताकि अच्छी तरह जो है वहाँ संगठन मजबूत बने और संगठन लोगों तक जाके खड़ा करें। क्योंकि ये बहुत साल के बाद आज ये जिला के प्रधान बने हैं, बहुत साल से थे ही नहीं। 21 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, वो उनसे बात करेंगे और अपने विचार बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है। जनवरी से 22 जनवरी तक 10 दिवसीय जिला कांग्रेस अध्यक्षों का हरियाणा और उत्तराखंड का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। एआईसीसी दिल्ली की तरफ से श्री सचिन राव जी, श्री सैमथिल जी और उनकी जो महत्वपूर्ण टीम है इस कार्य को पूरे देश में देखती है, व्यक्तिगत रूप से खुद आए हुए हैं। जिला अध्यक्षों से रूबरू होकर के उनको हर चीज के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के इतिहास के बारे में, मनरेगा के बारे में और सभी चीजों के बारे में जो उनको आने वाले समय के अंदर काम करना है, फील्ड के अंदर सबको साथ लेके चलने के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। संविधान के बारे में। चुनाव के दौरान संगठन की असली परीक्षा होती है, क्योंकि चुनाव सिर्फ चेहरों या नारों से नहीं जीते जाते। जीतता वही है जिसका संगठन हर स्तर पर मजबूत हो। संगठन की अहमियत सियासी दल भी समझ रहे हैं और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां संगठन को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई हैं। लेकिन संगठन की मजबूती को लेकर किसका एक्शन प्लान कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी।
तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ यशपाल बत्रा हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नवीन केडिया जी हमारे साथ हैं और राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नवीन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी। कहते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब देरी तो हो गई है, 11 साल लग गए संगठन को खड़ा करने में, संगठन को मजबूती देने में, और अब जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या पर्याप्त है? क्या दुरुस्त रणनीति के साथ आप पहुंचे हैं? नवीन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। नमस्कार सर जी अब आ रही है आवाज? जी नवीन जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस जो इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली वो पार्टी है जो कुर्बानी देना जानती है, भाईचारे को बनाना जानती है। कांग्रेस का संगठन चाहे नहीं था 11 सालों से, लेकिन उसके बावजूद भी हमने डट करके हर इलेक्शन में मुकाबला किया और हमारी वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से कहीं कम रहने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर सही मायने में इलेक्शन कमीशन के सहयोग के बिना लड़ती तो कांग्रेस बिना संगठन के भी, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक पूर्ण रूप से संगठन है और वो कार्य करता है, जमीन पर कार्य करता है। वही उसका एक नतीजा है कि 11 साल से हमारा संगठन न होते हुए भी हमने डट के मुकाबला किया। आम आदमी की आवाज को कहीं भी उठाने पीछे नहीं रहे और हर मुद्दे को हमने उठाने का प्रयास किया। कांग्रेस का संगठन की एक प्रक्रिया है। कांग्रेस नीचे से ऊपर की ओर चुनाव होता है। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में जिला अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष और नीचे से हमारे प्रदेश पीसीसी के मेंबर बनते हैं और वो आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव करते हैं। ये कांग्रेस का एक प्रोसेस है। लोकतंत्र इसी पे चलता है, लोकतंत्र प्रक्रियाएं भी इसी पे चलती है। जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी कल कुरुक्षेत्र की परम और हमारी कर्म भूमि है हरियाणा की और संघर्ष की और धर्म की भूमि है, उसके ऊपर कल राहुल जी कांग्रेस के जो हमारे जिला अध्यक्ष और उत्तराखंड के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे संवाद के लिए आ रहे हैं। कल राहुल जी कांग्रेस की जो विचारधारा है वो तो लगातार 8 दिन से कांग्रेस को जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उनको बकाया अलग अलग माध्यम से और प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल राहुल जी उन सबसे संवाद करेंगे। कल राहुल जी उनके विचारों को सुनेंगे, अपनी बात को रखेंगे। एक संवाद राष्ट्रीय नेता के साथ एक संवाद है ताकि उनका एक हौसला बढ़े। कांग्रेस ऐसी टीम तैयार करना चाहती है जो केवल मात्र ऑफिस में बैठ करके काम न करे। कांग्रेस का संगठन का जो जिला अध्यक्ष है वो ग्राउंड पे जाए, हर मुद्दे को उठाए, हर आदमी की बात को सुने, हर आदमी को प्रशिक्षित करके उसको लोगों की बातों को उठाने का काम करे। ये कांग्रेस एक सामाजिक संगठन के रूप में भी काम करती है ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के, साथ जोड़ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, आपसी विघटन ना करे, आपसी जाति पाति के झगड़े ना कराए, जात वर्षी नॉन जात या कोई और वाद या कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग विवाद ना करके प्रेम और भाईचारे का संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता किस प्रकार से दे सकते हैं वो प्रशिक्षित करके उनको एक संगठन में सांस्कृतिक रूप से उनको पब्लिक के बीच में डोमेन पर भेजा जाता है। ठीक है नवीन जी, ठीक है। हालांकि पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी हरियाणा के नेतृत्व से या बड़े नेताओं से संवाद स्थापित कर रहे हों या फिर पहुंचकर एकजुटता का मंत्र देने की कोशिश की हो या ऐसी तस्वीर देने की कोशिश की हो। इससे पहले भी आए थे तो कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ एक साथ पकड़कर उन्होंने दिखाया था, लेकिन असर कितना हुआ ये देखने वाली बात है। बहरहाल यशपाल जी, एक तरफ नितिन नवीन को कमान दी गई है, दूसरी तरफ आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन मजबूत कर लेती है तो क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी? देखिए भावना जी, पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और मेरी साथी प्रवक्ताओं को राम राम। और अभी मैं सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता की बात शुरू करता हूं। जो कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात शब्द कहे, आपने भी सुने और आपके दर्शकों ने भी सुने
कि 11 साल से हमारा संगठन नहीं है और हम फिर भी डट के मुकाबला करते थे। देखिए, इसी 11 साल के संगठन ना होने की भी अचीवमेंट है इनकी। ये उसमें भी खुश है कि पार्टी का संगठन नाम की चीज नहीं थी 11 साल से, और मान भी रहे हैं और उसी को अचीवमेंट मानते हैं। तो उस पार्टी के हालात क्या होंगे जिनके कार्यकर्ता, जिनके प्रवक्ता इस बात की अचीवमेंट मानते हैं। चलो, अब आई दूसरी बात। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी जो चुने गए हैं, वो नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, आपने उनके बारे में इतिहास, उनका जो पुराना, जिस तरीके से उन्होंने संगठन के अंदर काम किया, एक छोटे से कार्यकर्ता बन के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, वो संभव इसी पार्टी के अंदर है। आप एक भी एग्जाम्पल ऐसा बताएं जो कांग्रेस के अंदर इस तरीके से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। एक भी ऐसा एग्जाम्पल बताएं वो जो परिवारवाद से जुड़ा हो या परिवारवाद के अंदर हो, वो उनका अध्यक्ष बन सकता है जो उनके इशारे पे चले। देखिए, अब माने बीजेपी तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन और प्रक्रिया से चलती है, किसी एक परिवार के इशारे पर नहीं चलती। बीजेपी में अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया जाता है। यह है दोनों पार्टियों का स्वरूप, यह है दोनों पार्टियों का फर्क, यह है दोनों पार्टियों का डिफरेंस की कौन सी पार्टी में कितना है। अब रही हरियाणा की बात करते हैं आज हम। हरियाणा जो पिछले 11 साल से इनका संगठन नहीं था, अब ये संगठन बनाने की कोशिश, जो इन्होंने पीछे जिला अध्यक्ष बनाया, अब संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरु मंत्र के नाम से एक इन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर रखा है कि हम गुरु मंत्र देंगे सभी जिला अध्यक्षों को और उस गुरु मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो क्या गुरु मंत्र जो पिछले लगभग 15 साल से वो गुरु मंत्र कहां था, वो गुरु मंत्र कहां छुपा हुआ था, जो गुरु मंत्र इन्होंने पहले किसी को नहीं दिया, जो आप देने से ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आ जाएगी जिनसे जनता इनकी बातों को समझने लग जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, सोचने का पॉइंट, ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी के अंदर पार्टी कैडर ही खत्म हो चुका है। यहां पे कार्यकर्ता काम करते हैं, इनके कार्यकर्ता मंच में बैठने के लिए आते हैं। और जो रही बात 11 साल के बाद संगठन बनेगा और उसके बाद बीजेपी को फर्क पड़ेगा, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपने जनता के अंदर जनता के काम को देखा होगा, जनता किस तरीके से हर इलेक्शन पे, पहले इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन पे जब हम पहुंचते हैं उससे पहले वोटर परसेंटेज ज्यादा रहती है, चाहे निगम के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे देश के अंदर कहीं भी इलेक्शन हो रहा हो। तो इस समय देश का और प्रदेश का माननीय हमारे नैब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह के, जनता के साथ मिलके, एक हर समय देखिए सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक लोगों से मिलना, लोगों के काम करना, फिर भी आप 1 बजे मिलने जाओ तो उनका स्माइलिंग फेस रहता है। ऐसे मुख्यमंत्री सौभाग्य से मिलते हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा की ठीक है यशपाल जी, आप कह रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवीन जी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का सहयोग नहीं होता तो जीत मिलती। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, अभी आपने नवीन केडिया जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि 11 साल से हमारा संगठन नहीं था, इसके बावजूद हम अड़े रहे और लड़ते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो सच्चाई है कि संगठन मजबूत नहीं होने से चुनावी नतीजों पर असर पड़ता है, और क्या उसी का नुकसान कांग्रेस को हो रहा था अभी तक? नहीं, देखिए एक फैक्टर तो है ही, अगर आपके पास ग्राउंड लेवल तक संगठन और इकाइयां नहीं है तो जिस ढंग से लोगों को, मतदाता को, अपने फेवर के मतदाता को बूथ तक पहुंचाना और जो नहीं है फेवर के उनको अपने फेवर में लाना, तो ग्राउंड लेवल पर उतना काम नहीं हो पाता। नेता गए, अपनी जनसभाएं कर ली, उन्होंने कई तरह के अभियान छेड़े हुए हैं विपक्ष आपके समक्ष, और ये कई चुनाव से पहले हुड्डा जी ने भी कई अभियान छेड़े थे, वो अलग बात है। लेकिन लोगों के बीच में रहकर लगातार संपर्क में रहते हुए अपने पक्ष के मतदाता को पहचानना और जो अपने पक्ष में नहीं है उसको पक्ष में लाने का प्रयास करना, वो उतने सूक्ष्म स्तर पर नहीं हो पाता। निश्चित तौर पर कांग्रेस की हार के जो कई फैक्टर है उनमें एक फैक्टर ये भी है कि संगठन का ना होना। पहले तो संगठन बन नहीं पाता था, खींचतान आपस में नेताओं की जो गुटबाजी थी और जो आपसी ये प्रतिद्वंदिता थी, उसके चलते वो एक दूसरे को फेल करने पर ही आमादा रहते थे और इसके चलते ही
एक लिस्ट तैयार हो जाती तो उसमें आपत्तियां पेश हो जाती थी कि ये नहीं, ये इस लिस्ट में हमारे नाम जोड़ो, ये नाम ठीक नहीं है, वो नहीं है, हाईकमान उसको ड्रॉप कर देता था। लगातार यही होता रहा। बड़े बड़े प्रभारी नेता बन गए यहाँ हरियाणा कांग्रेस के। कमलनाथ जी को लाया गया, गुलाम नबी आजाद तो अब नहीं है कांग्रेस में, लेकिन वो काफी सीनियर थे उस समय, उनको लाया गया, प्रभारी बनाए गए, लेकिन गुटबाजी समाप्त नहीं हुई। अब भी अब लगता है कि कुछ शांति आ रही है कांग्रेस में, जो अंदर कलह थी वो उसमें कमी आ रही है, और अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो जिलाध्यक्षों को तैयार करना एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो चुनाव प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। वो जो जिलाध्यक्ष का पद है, जिलाध्यक्ष जो जिले की जो कार्यकारिणी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए सक्सेस है कि वो बूथ स्तर तक उनकी कार्यकारिणी है। तो ये कांग्रेस ने अगर ये शुरुआत की है, अब तक नहीं कर पाई तो बात अलग है, लेकिन अब अगर शुरुआत की है तो मुझे लगता है कि एक फैक्टर तो कंप्लीट होगा उनका। एक जो कमजोरी थी वो तो दूर होगी। तो आगे चल के देखते हैं कि अब क्या प्रदर्शन करते हैं। अभी लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं, सोनीपत का वो है, निगम का चुनाव और है एक दो, तो वे देखते हैं कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है इस तैयारी के बाद। तो ये देखना होगा। बिल्कुल। लेकिन नवीन जी, अब जब राहुल गांधी आएंगे तो क्या गुटबाजी के मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी? क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, और दूसरी तरफ यशपाल जी को आपने अभी सुना होगा, कह रहे थे कि संगठन का ना होना आप क्या एक उपलब्धि के तौर पर समझ रहे हैं उसे? मैं अभी हमारे भाई यशपाल जी के बारे में, यशपाल जी की बात का जवाब देता हूं। ये कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा एक आम कार्यकर्ता थे, देश का प्रधानमंत्री बन गया। भाई वो तो चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन वो चाय बेचने वाला स्थान आज तक नहीं पाया। कहाँ है वो चाय बेचने वाला? नंबर एक बात, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ज्यादा गरीबी, उनसे ज्यादा नीचे स्तर के कार्यकर्ता ये आप बखान नहीं कर सकते। उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी जी से नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी की तो बचपन की फोटो कोट पैंट के अंदर है, इनके तो बचपन की फोटो कपड़े फटे हुए कपड़ों में। आप इन एक आम मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे आम कार्यकर्ता से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही, नायब सिंह सैनी जी हंसते रहते हैं, वो हंसते ही रहते हैं। पूरा हरियाणा उजड़ रहा है, भ्रष्टाचार की चपेट में है पूरा हरियाणा, और वो हंसते ही रहते हैं। वो एक बात बाजार में बड़ी चलती थी, वो सत्य है नहीं सत्य है, इन्हीं के पार्टी के नेता ने कही थी कि मेरे कहने से तो चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं होती। वो सत्य नहीं सत्य मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तीसरी बात मैं कहूँ, कांग्रेस का जो संगठन है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, और इनका जो संगठन है वो ऊपर से चुना जाता है। अभी नवीन जी बने हैं, चलो अभी बने नहीं, कल परसों जब भी उनकी घोषणा हो जाएगी, अभी तो पुराने वाले ही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं, बधाई भी है। मेरे से बड़े भी उम्र में तो बड़े नहीं है, पर शुभकामनाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वो ऊपर से थोपे गए हैं। जब ऊपर से कोई चीज आप थोपते हो तो वो आदेश को मानेगा। हमारे यहाँ संवाद है। अगर शशि थरूर नवीन जी, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैं यशपाल जी से पहले जवाब लूंगी, लेकिन एक और चीज, ठीक है नवीन जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही एक और सवाल जो यशपाल जी ने पूछा था कि अब तक ऐसा कौन सा गुरु मंत्र छुपा के रखा हुआ था जो अब दे देंगे तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? उन्हीं का सवाल, शायद ये पता नहीं, जब कोई नया आदमी नई संगठन में नहीं आते हैं तो हमारे सनातन संस्कृति में गुरु मंत्र मतलब उसको ज्ञान देना होता है। भी हमारे कांग्रेस की प्रक्रिया क्या है, उसको गुरु मंत्र कहते हैं, भी ताकि वो अब आगे जाकर के समाज के अंदर किस ढंग से आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है और उसका क्या काम है, किस ढंग से आपने संगठन को मजबूत करना है, किस प्रक्रिया से आपने आम लोगों को अपने साथ जोड़ना है, उनकी बात को उठाना है, दबे कुचले मरहूम लोगों की मरहम कैसे लगानी है, इसको गुरु मंत्र के रूप में एक सिंबॉलिक शब्द दिया जाता है। गुरु का मतलब ज्ञान का भंडार, और ये सनातन संस्कृति की बात करने वाले लोग को आज ऑब्जेक्शन गुरु मंत्र शब्द पर है। तो ये बड़ा दुखद बात है कि ये इन्होंने गुरु मंत्र शब्द को, गुरु का मतलब ठीक है यशपाल जी, ठीक है। हाँ। यशपाल जी देखिए, एक तरफ जहां बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि भाजपा में लोकतंत्र है, छोटे कार्यकर्ताओं को भी ऊंचे पद पर बैठाया जाता है, लेकिन नवीन जी तो कह रहे हैं कि थोपे जाते हैं ये फैसले।
ये अभी अपने साथी प्रवक्ता की मैं भी बात सुन रहा था कि लोकतांत्रिक पार्टी हमारी कांग्रेस, उनको उसके अकॉर्डिंगली राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। जिनका नाम अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ले रहे थे, ये विदाउट पावर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो फैसले वो ले नहीं सकते। फैसले का सेंटर पॉइंट राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है। जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है इस पार्टी के अंदर। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए कांग्रेस का, प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे मैक्सिमम टाइम? गांधी परिवार। अगर उनसे बाहर कोई बना होगा तो वो जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए फिनिश कर दिए, पार्टी से बाहर कर दिए, या पार्टी में इस लायक नहीं छोड़ा कि दोबारा वो अपने पार्टी के अंदर आके काम कर सके। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अगर हम 70 साल का इतिहास उठाएं तो मैक्सिमम टाइम ये लोग, इस परिवार के लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। या प्रधानमंत्री की बात करें तो इसी परिवार के लोग रहे हैं। या ये सच्चाई है कि नहीं, मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि ये सच जो मैं बोल रहा हूं ये सच है या झूठ है, ये आप अपना क्लियर करें। और रही दूसरी बात, बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के अंदर एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। नैब सिंह सैनी जी की बात कर लो आप। नैब सिंह सैनी जी एक कंप्यूटर पे बैठा करते थे, किसी समय के अंदर मंडल अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनका इतिहास भी आप सबको पता है। एक मंडल अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री बने। ऐसे में कितने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। राजस्थान की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, और आप जहां भी दिल्ली की बात कर लें, जब भी पार्टी का डिसीजन आता है बिल्कुल एकदम अलग से आता है। इनकी पार्टी का जब डिसीजन आता है, कोई अध्यक्ष चुनना हो, कुछ नया चुनना हो, कोई मुख्यमंत्री चुनना हो, उन 4 नामों की अनाउंसमेंट पहले हो जाती है। यशपाल जी, वो तो कह रहे हैं कि ये जो आरोप है कि थोप दिया गया फैसला नितिन नवीन पर, कोई चुनाव नहीं हुआ, केवल फैसला थोपने का काम बीजेपी में किया गया है। और अगर ऐसे फैसले थोपे जाएंगे तो संगठन कैसे मजबूत होगा? देखिए, पार्टी का एक संवैधानिक तरीका है। पार्टी का संवैधानिक तरीका है, नॉमिनेशन होता है। अगर कोई नहीं बनेगा तो अनअपोज उनको डिक्लेयर कर दे। जैसे आज हमारे नितिन जी डिक्लेयर हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। अपने पार्टी के कांग्रेस के हालात देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने कोई शब्द गलत बोले हैं तो ये उनको क्लियर कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम कौन से परिवार का रहा, मैक्सिमम टाइम प्रधानमंत्री कौन से परिवार के लोग रहे। और आप लोग जो हरियाणा की गुटबाजी जिस तरीके से, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की अलग गुट है, दीपिंदर जी का अलग है, शेरजा जी का अलग है, कैप्टन अजय जी का अलग है, रणदीप जी का अलग है, और जितने भी पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, सबका मैं इस मुद्दे को लेकर नवीन जी के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले राजेंद्र जी, जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या हरियाणा के युवाओं पर असर डालेगा? आगे चल के जब हरियाणा में चुनाव होंगे, क्या उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? और साथ ही अब क्या हरियाणा में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं सुर्खियों में है, तो क्या कोई युवा हमें देखने को मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आजकल चौंकाने का काम करती है। और प्रधानमंत्री जी कह भी चुके थे कि 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाना, तो वो उनकी रणनीति के तहत हुआ। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से वो नितिन नवीन जी को लाए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि नितिन नवीन जी का नाम कहीं चर्चा में भी नहीं था, और वो अचानक कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, फिर पूर्ण अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बन चुके। तो अब ये हरियाणा में भी ये सब हो सकता है। अभी तो जो जहाँ चुनाव होने हैं, अभी पंजाब में जो चुनाव आ रहे हैं 2027 में, और उधर जो है अभी पश्चिम बंगाल में अभी है, तो ये वहां भी कुछ फेरबदल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को आगे ला सकती है। क्योंकि ये माना जाता है ना कि 65% युवा आबादी है इस देश में, तो युवा भी एक टारगेट है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े रणनीतिक तरीके से काम कर रही है। जिस तरह से वो आदि आबादी पर भी उनका ध्यान है। जहां भी चुनाव होते हैं वो महिलाओं से सेंट्रिक, वीमेन सेंट्रिक योजनाएं लेके आ जाते हैं, संकल्प लेके आ जाते हैं। जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ तो वो लाडो लक्ष्मी योजना लेके आ गए, एक संकल्प लेके आए कि हम मान दे देंगे 2100 रुपए। चलिए, वो जिस तरह से भी उसको पूरा कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। तो अब ये महाराष्ट्र में भी उन्होंने ये किया था। तो अब ये
वह पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। महाराष्ट्र के अभी लोकल बॉडी चुनाव से पहले भी वहां कुछ किया गया महिलाओं के लिए। तो इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े रणनीतिक तरीके से काम करती है। मुझे लगता है कि कई प्रदेशों में नए अध्यक्ष आएंगे और वो युवा काफी अपेक्षाकृत। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रही हूँ, जिस तरह से अभी नवीन जी ने कहा कि थोप दिया जाता है फैसला, कोई लोकतंत्र नहीं है, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, लोकतंत्री माना जाएगा तो सहमति से अगर तय हो रहा है लोकतंत्री। अगर मान लीजिए वजाहत होती है तब ये माना जाता है कि सहमति नहीं थी और अलोकतांत्रिक तरीके से बना दिया गया। तो जब सब लोग सहमत है और कोई निर्विरोध चुनाव हो रहा है तो फिर उसमें क्या कहा जाए? ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर मान लीजिए सहमति नहीं होती तो कोई दूसरा प्रतिद्वंदी हो सकता था, बिल्कुल, तो फिर मतदान भी होता। तो अगर वो जो है उन्होंने बैठ के सम्मति कर ली है और फिर कोई निर्विरोध चुनाव हो रहा है तो उसमें क्या कहा जाए? निर्विरोध चुनाव तो और भी हो जाते हैं तमाम जो है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए नवीन जी, एक गुरु मंत्र तो गुटबाजी के लिए भी जरूरी है। जिस तरह से आपस में ही लड़ते रहते हैं कांग्रेस के बड़े चेहरे, कहीं ना कहीं उसके लिए भी कोई समाधान तो होना चाहिए राहुल गांधी के पास। अब आएंगे तो उस पर बात होगी या नहीं? कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं। प्रतिस्पर्धा एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अपनी बात को कहना और उसके लिए अपनी बात को चाहे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे चाहे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे, कांग्रेस, यही तो कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। अभी सर्वसम्मति की बात कही गई, आपके सामने है, आप तो देखते रहे थे कि संघ वाले चाहते थे कि हम अध्यक्ष बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता चाहते थे हम अध्यक्ष बनाएं, और एक आदमी वो निकाल करके, चलो मेरा विरोध नहीं, इनका आंतरिक मामला है, एक क्योंकि ये इसलिए विरोध है कि ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। लोकतंत्र अगर पार्टियों में नहीं होगा तो वो देश में कैसे जिंदा रखेंगे? वैसे तो ये लोकतंत्र के खिलाफ ही सरकार है, ये आदेश देना जानती है। चाहे आप राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर की बात करें, जिताया किसने, पेश किसको किया, बनाया किसको, ठीक है जी। और चाहे हरियाणा की बात करें, खट्टर के नाम पे सैनी जी को जो बनाया गया, अब ये भी मेरे एक साथी प्रवक्ता ने कहा कि खट्टर साहब नीचे से मंडल अध्यक्ष से चले, उनको अभी जानकारी नहीं है। खट्टर साहब प्रभारी बन करके आए थे सीधा संघ से, जब संघ के प्रचारक थे हरियाणा के, उसके बाद ये सीधा प्रभारी के रूप में आए थे, मंडल अध्यक्ष नहीं बने थे। इन्होंने बनाए थे मंडल अध्यक्ष और ये जिला अध्यक्ष और ये सब कुछ इन लोगों ने बनाया था, बने नहीं थे। दूसरी बात पे एक बात और कहूंगा, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस अपने विचार पर चलती है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती, हमारे संवाद होता है। कांग्रेस के अंदर आप अपनी बात रखने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म, वहां संवाद नहीं है। ठीक है नवीन जी, लेकिन आप आदेश है, ठीक है, लेकिन अगर आप मर्ज को नहीं पहचानेंगे तो आप समाधान भी नहीं कर पाएंगे। यशपाल जी, नवीन जी कह रहे हैं कि जो भी तस्वीरें सामने आती हैं गुटबाजी नहीं है, लोगों को हक है कि वो अपनी बात रख सकें, और ये कमी है बीजेपी में, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए भावना, यही कमी इनके राष्ट्रीय नेताओं में, प्रदेश के नेताओं में, यही हमारे साथी प्रवक्ता में दिखाई दे रही है कि कमी को एक्सेप्ट नहीं करना, कमी को मानना नहीं, गलती को मानना नहीं, और उसके अंदर भी ये कहना कि हम लोग ठीक है और जनता इनको नकारती क्यों है, बार बार हर पॉइंट पे क्यों नकारती है, जब भी इलेक्शन होता है क्यों नकार देती है। ऐसा अगर सब कुछ ठीक है और आप लोगों की पार्टी के अंदर वाक्य में जो आप बोल रहे हैं ठीक है, तो जनता को क्यों नहीं समझा पाते, उसके पीछे रीजन क्या है? ये सबसे पहला पॉइंट है। बातें, इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी भूलनी पड़ेगी और उन गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर इन्होंने अपनी पार्टी को बचाना है। नहीं तो ऐसा समय भी आने वाला है, जैसे एक कहावत चली थी, एक थी कांग्रेस, वो हालात भी पैदा हो चुके हैं। अगर अभी भी ये इस तरीके की बातें करते रहे, अपनी गलतियों को मानना नहीं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, और उसके बाद भी ये कहना कि हम ठीक हैं दूसरे गलत हैं, तो इन बातों को अगर ऐसे ही अगर ये चलते रहे तो एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा, एक थी वो कांग्रेस, ये जरूर हो जाएगा। लेकिन यशपाल जी, नवीन जी कह रहे हैं कि भाजपा में लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है, इसीलिए लगता है कि सब एकजुट हैं, और कांग्रेस में मौके दिए जाते हैं बोलने के, कोई मनाही नहीं है, इसीलिए लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। भावना, कांग्रेस का कल्चर और बीजेपी का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है।
जो देश की सेवा करना चाहता हो, जो प्रदेश के हितों के लिए काम करना चाहता हो, वो बीजेपी के अंदर काम करता है। वो व्यक्तिगत काम नहीं करता, व्यक्तिगत स्वार्थ से काम नहीं करता, एक प्लेटफॉर्म पे रह के अपनी बात रखता है और उसकी सुनाई होती है और उनपे काम होता है। और इनके वाले प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत काम होते हैं और जब भी बोलते हैं वो बिल्कुल उजागर होती है, मीडिया में आती है और उनके जो सीनियर नेता हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई बात नहीं करते और ये सोचते हैं कि चलो ये गुटबाजी को और बढ़ावा दिया जाए। एक गुट इतना हैवी हो चुका है हरियाणा के अंदर, एक गुट इतना हैवी है, सारे गुट मिलकर के भी उस गुट को नहीं हरा पा रहे। ये हालात आपके सामने है, आपने भी देखे हैं, चैनल के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं और मेरे साथी प्रवक्ता को भी पता है कि इस तरीके के हालात हरियाणा के अंदर कांग्रेस के बने हुए हैं। नहीं तो 3 बार जिस तरीके से कांग्रेस के हालात रहे हैं वो आप सबके सामने है। ठीक है यशपाल जी, मैं देख रही थी नवीन जी ने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। नवीन जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं राजेंद्र जी से समझ लूं। जिस तरह से राजेंद्र जी सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्टी में, सभी लोगों को अपनी बात रखने का हक है, फिर वो कहीं पर भी हो, मंच पर हो या मीडिया के सामने हो, जैसे भी बयान देने हो दे सकते हैं। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या गुटबाजी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी चुनाव आते हैं या कोई पार्टी का कार्यक्रम आता है तो सारी स्थिति अपने आप क्लियर हो जाती है कि गुटबाजी है या नहीं। तब गुटबाजी अपने आप सिर चढ़कर बोलने लग जाती है कि गुटबाजी है। अभी पार्टी की कोई ऑफिशियल मीटिंग हो तो कई नेता नहीं पहुंचते, क्यों नहीं पहुंचते? तो ये इसका तो सीधा सीधा जवाब है कि गुटबाजी है। वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे का बहिष्कार करते हैं, एक दूसरे को असहयोग करते हैं। तो ये अगर मैं समझता हूं कि अभी एक शुरुआत हुई है, ये जिलाध्यक्ष आ गए हैं और काफी कुछ नियंत्रित करके गुटबाजी को, और जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है और वो अपनी वर्किंग में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए और हो सकता है कि ये जो यात्रा इस मुकाम से शुरू हुई है आगे फिर एक अच्छा सफर तय करे और सफलताएं हासिल करे। तो ये तो कांग्रेस के लिए ठीक है। तो अगर ये नकार रहे हैं, खारिज कर रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं हो। हम भी क्यों कहेंगे कि गुटबाजी बनी रहेगी, लेकिन पिछला अनुभव क्या कहता है कि गुटबाजी बनी रही और इसीलिए जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई, लिस्ट जारी नहीं हो पाती थी। हाईकमान पे कहता था कि लिस्ट जारी होने वाली है, तय है, लेकिन वही आपत्तियां पहुंच जाती थी। एक नेता जो है उस लिस्ट का विरोध करने पहुंच जाते थे कोई ना कोई, तो वो हाईकमान सोचता था क्यों विवाद को बढ़ाया जाए, उसको वो वही स्थगित कर देते। तो अब ये है कि किसी तरीके से जिस तरह भी मेहनत की गई है, जिस तरह से भी लोगों को एकजुट किया गया है, नेताओं को, और एकजुटता के साथ अगर लिस्ट आ गई है और कांग्रेस अपनी यात्रा जो है नए तरीके से शुरू करने जा रही है, तो शुभकामनाएं देंगे हम। तो अच्छा है कि कांग्रेस सफलता हासिल करे और वो चुनौती के साथ खड़ी हो भारतीय जनता पार्टी की और सरकार को एक अच्छे कार्यों के लिए मजबूर करे। कहीं उसकी कमियां है तो उनको मजबूती के साथ बताए मुखर तरीके से और इतना दबाव बना दे कि वो कमियां दूर करने के लिए बाध्य हो जाए। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से परफॉर्म करती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार करना हो। राहुल गांधी भी आने वाले हैं, देखते हैं हाईकमान की तरफ से कितना असर पड़ता है। नवीन जी, आपने सब कुछ तो लिख लिया है, मुझे लगता नहीं है सवाल पूछने की जरूरत है, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था, पहले तो मेरे साथी यशपाल जी का धन्यवाद कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भावनात्मक रूप से आज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, इनका धन्यवाद। पर इनके मोदी जी जो है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब उन्होंने शपथ ली थी तो वो देश को अंदर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। आज उनके प्रवक्ता कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में इनके कौन से नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता या कोई प्रदेश लेवल के नेता, कौन से नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन, देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया हो और अपने आप को कुर्बान किया हो? कोई 2-4 नाम हमें भी सुना देंगे। देश की आजादी जब अंग्रेज देके जा रहे थे तो चिट्ठियां लिख रहे थे भी अभी हमें गुलाम रखो। ये देश की बात कर रहे हैं, ये देश की सेवा की बात कर रहे हैं। ये किस एंगल से बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आई इनकी बात। कांग्रेस पार्टी, मैंने आपको कहा, एक विचारधारा है। कांग्रेस में संवाद है। अभी हमारे मध्यस्थ साथी ने भी बात करी भी,
इनके इलेक्शन के टाइम में देखो, हर आदमी संगठन के अंदर कार्यकर्ता के लिए लड़ता है, ये मेरे कार्यकर्ता को टिकट मिले या उसको टिकट मिले या उसको टिकट मिले, या सभी उस टिकट के दौरान हमारी जरूर लड़ाई होती है। लेकिन जब कांग्रेस हाईकमान कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता है तो हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं, उसको जिताने का काम करते हैं। अभी एक बहुत बड़ी बात थी, इलेक्शन कमीशन ने आजकल ऐसा हरियाणा के अंदर स्टार्ट किया हुआ है, आप हैरान मानोगे कि कुछ एक विधानसभाओं के अंदर तो 27% का मिलान हुआ है, केवल 27% वोटों का मिलान हुआ है। अगर एवरेज निकाले तो 52-53% वोटों का मिलान हुआ है, अगर हम एवरेज निकालें तो। आप ये देखिए भी, इन्होंने जो राहुल जी ने कहा था भी 25 लाख वोट फर्जी है, आज ये ठीक है, जीते वही सिकंदर। आज इनकी सरकार बनी हुई है, चाहे वो किसी भी तरीके से चोरी से बनी हो, ठगी से बनी हो, कैसे भी बनी हो, आज इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है, सब कुछ इनका है। मैं कह रहा हूं कि आज जो मिलान हो रहा है वो 50% पे तुम आकर के खड़े होगी, इसका मतलब जो राहुल जी बात कर रहे थे वो बात सही है कि फर्जी वोट बने हरियाणा के अंदर, ये राहुल जी ने खुलासा किया था। लेकिन नवीन जी, राहुल जी ने खुलासा किया, लेकिन बिहार में वहां पे चुनाव हुए और बिहार चुनाव से एक दिन पहले ही खुलासा किया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। नवीन जी जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर मुझे यशपाल जी के पास लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, जी, और वही प्रूव हो गया, एसआर के माध्यम से वही चीज प्रूव हो गई कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर 30%, 22%, 27%, 40% से नीचे 28 सीटें, 40% से नीचे का मिलान 28 सीटों पे हुआ है। आप ये देखिए, एसआरआई ने ये प्रूव कर दिया कि कांग्रेस के जो हमारे नेता है, राष्ट्रीय नेता है राहुल जी, उन्होंने जो बात कही थी वो सत्य साबित हुई है। तो ये झूठ की सरकार है, ये झूठ के लोग हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मेरी हाथ जोड़ के इनसे विनती है, आम आदमी बड़ा परेशान है, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाइए। लेकिन एसआईआर का विरोध तो कांग्रेस भी कर रही थी, ठीक है, बिल्कुल कर दिया, लेकिन प्रूव कर दिया। ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। यशपाल जी, लास्ट रिएक्शन का समय हो चुका है। भावना जी, पहले तो मैं साथी प्रवक्ता, अपने कांग्रेस प्रवक्ता का आभार व्यक्त करूंगा। इन्होंने एसआईआर को कहा बिल्कुल ठीक चल रहा है काम, जिनके इनके राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा, बिहार के अंदर वोट चोरी हो रहा था, हरियाणा के अंदर वोट चोरी हो रहा, आज ये मान रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। यशपाल जी, उन्होंने भी आपका आभार व्यक्त किया है, जो भी आप कांग्रेस के मजबूत संगठन के लिए दे रहे थे नसीहत, उसके लिए आभार भी व्यक्त किया। मैं इनका एक और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भगवान इनको, मैं चाहता हूं कि सद्बुद्धि दे, अगर मेरे कहने पे ही ये अपने गुटबाजियों को खत्म कर लें, अपने संगठन को ठीक कर लें, अपनी कांग्रेस बचा लें, और उसके लिए भी भगवान से मैं दुआ मांगूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे वो वाली, कि इनको कम से कम समझ तो आए। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी ये उन रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जब थी एक कांग्रेस वाला विषय बिल्कुल नजदीक लग रहा है। चलो, उसके लिए भी भगवान इनका भला करे। और रही बात, एक बात इन्होंने कही कि 1947 के जब हम लोगों ने आजादी ली तब कौन कौन लोग उस समय, मुझे माफ कीजिएगा, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए 10 सेकंड अगर आप संगठन को लेकर बात कीजिए, उसके बाद फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। देखिए, संगठन की विषय तो बहुत सारा हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा विषय है, 10 सेकंड में पूरा तो नहीं हो पाएगा। और वो जो बात मैं बताने वाला था कि प्रधानमंत्री के जब चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय हर स्टेट से 29 वोट हुए थे, और जवाहरलाल नेहरू जी को 2 वोट मिले थे। जिनको 27 वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। ये है लोकतांत्रिक, ये है आजादी में कुर्बानी देने के लिए किया हुआ काम। ठीक है राजेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन, उसके बाद मुझे नवीन जी के पास जाना है। ठीक है नवीन जी, राजेंद्र जी को बोलने दीजिए, उनके लास्ट रिएक्शन का समय। ठीक है नवीन जी, राजेंद्र जी, नवीन जी आप अपने समय में बोलिएगा, मेरे पास 10 सेकंड बचे हुए हैं। राजेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, राजेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अब ये दौर जो है संगठन निर्माण का ही चल रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी अपना संगठन, इधर कांग्रेस में भी चल रहा है, और खासतौर से हरियाणा सेंट्रिक। तो देखते हैं कि किस तरह की तैयारी जो है संगठन सामने आता है। और भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा नजर लगी हुई है, क्योंकि वो प्रदेशों में जो है तो प्रदेश अध्यक्ष बदलने का काम, जैसे पंजाब में भी ये जो है सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद वो आगे काम कर रहे हैं। तो देखिए
कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां कंटिन्यू करती है उनको, या कोई प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है। और हरियाणा में भी बदलने का था कि बाडोली जी दोबारा पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, ये कयास हुई थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से रणनीति बदली है, तो वो कुछ भी नया चेहरा कोई भी आ सकता है, कोई युवा चेहरा भी आ सकता है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री भी लाए गए थे। वो नायब सैनी जी जो है मनोहर लाल जी के बनिस्बत काफी युवा स्थिति में थे, तो उन्हें युवा मुख्यमंत्री लाया गया, तो युवा प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं। तो अब देखना है, बस इंतजार ही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखना होगा जेनजी को साथ देने में सारे कदम कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं। नवीन जी, आखिरी 10 सेकेंड है मेरे पास, आपका लास्ट रिएक्शन। कांग्रेस का रास्ता एक अलग है। कांग्रेस नीचे से ऊपर की ओर प्रस्थान करती है, नीचे से कार्यकर्ताओं इनके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाता है। कांग्रेस संवाद पैदा करती है, कांग्रेस संवाद के माध्यम से अपनी बात को कार्यकर्ता को रखने का मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे की ओर थोपती है, जिससे नीचे वाले को भय बना रहता है, भी मुझे हटा ना दिया जाए। हमारे यहाँ भय नहीं होता, क्योंकि नीचे से ऊपर बात जाती है। हम नीचे की कार्यकर्ता की, आम आदमी की बात को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, वो ऊपर से नीचे का काम करते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस मध्यम मार्ग की बात करती है, कांग्रेस देश को नवनिर्माण की बात करती है, कांग्रेस भाईचारे का बात करती है, कांग्रेस ठीक है आपस में उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को अब अपने प्रशिक्षण शिविर के बाद अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, जिला अध्यक्षों के जरिए पहुंचा पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी मैदान में संगठन सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और यही कारण है कि सभी सियासी दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या ये दावे, ये कोशिशें मंचों तक रह जाती हैं या फिर चुनावी तस्वीर में सामने आती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल की चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।